हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि 31 दिसंबर को यूके ट्रिपल एससी के द्वारा बीपीडीओ का एग्ज़ाम करवाया गया था और इस एग्ज़ाम में आपको काफ़ी अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिले। आपका दोस्तों जो आगामी एग्ज़ाम है आबकारी सिपाही परिवहन आरक्षी का, ये इंटरमीडिएट स्तरीय एग्ज़ाम है और इसको भी यूके ट्रिपल एससी कंडक्ट करवाएगा। तो यानी कि दोस्तों आपको इस एग्ज़ाम में भी अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आपको अपनी तैयारी इस हिसाब से करनी होगी। आज की इस वीडियो में हम जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कत्था हमें किस वृक्ष से प्राप्त होता है? ठीक है, तो दोस्तों खैर वृक्ष से हमें कत्था प्राप्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि खैर किस प्रकार के वनों में पाए जाने वाला वृक्ष है? ठीक है, तो दोस्तों उपोष्ण कटिबंधीय वनों में पाए जाने वाला वृक्ष है खैर। ठीक है, तो ये फैक्ट भी यहाँ आपको याद रखना है। ठीक है, खैर किस प्रकार के वनों में पाए जाने वाला वृक्ष है? उपोष्ण कटिबंधीय वनों में। कत्था हमें किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो खैर वृक्ष से प्राप्त होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पल्लव वंश की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो दोस्तों पल्लव वंश की स्थापना की गई थी 565 ईस्वी में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और 565 ईस्वी में पल्लव वंश की स्थापना की गई थी सिंह विष्णु के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? सिंह विष्णु के द्वारा। ठीक है, और पल्लव वंश की जो राजधानी थी दोस्तों, ये थी कांचीपुरम में। कांचीपुरम, ठीक है, यानी वर्तमान तमिलनाडु में। ठीक है, पल्लव वंश का जो संस्थापक था सिंह विष्णु, इसका उत्तराधिकारी था महेंद्र वर्मन। ठीक है, महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका उत्तराधिकारी था महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है, और महेंद्र वर्मन प्रथम ने ही मत विलास प्रहसन की रचना की थी। आपने देखा होगा कि अभी 31 दिसंबर को जो बीपीडीओ का एग्जाम हुआ, इसमें ये क्वेश्चन बना था कि मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी? तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने ही मत विलास प्रहसन की रचना की थी, जो सिंह वर्मन का क्या था? उत्तराधिकारी था। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि पल्लव वंश का वह कौन सा शासक था जिसने चैत्यकारी की उपाधि धारण की थी? ठीक है, तो दोस्तों महेंद्र वर्मन प्रथम ने ही चैत्यकारी की उपाधि धारण की थी। यहाँ पे ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस मुगल शासक ने आदिल शाह को पुत्र की उपाधि दी थी? ठीक है, तो दोस्तों आदिल शाह को जहांगीर ने पुत्र की उपाधि दी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों आपने देखा होगा कि यूके ट्रिपल एससी इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1948 को हुई, ये सरासर गलत है। ठीक है, प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त को तो हुई थी, लेकिन 1948 नहीं, 1947 को। ठीक है, 1947 को। तो प्रारूप समिति की जो नियुक्ति हुई थी वो 29 अगस्त 1947 को हुई थी। ठीक है, भारतीय संविधान अंगीकृत 26 नवंबर 1949, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इन 4 ऑप्शनों में से जो सुमेलित नहीं है वो है हमारा ऑप्शन बी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1948 को नहीं हुई थी, 29 अगस्त 1947 को हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है,
रोलेक्ट एक्ट, तो आप सभी लोग जानते हैं कि रोलेक्ट एक्ट का पारित हुआ था 1773 में, तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1803, तो ये क्या है दोस्तों, सरासर गलत है, ठीक है। जो पिट्स इंडिया एक्ट है दोस्तों, ये 1784 में, ठीक है, 1784 में आया था, ठीक है। तो ये ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन बी, ये क्या है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी भारत शासन अधिनियम 1935, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। फ्रीडम एक्ट यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है, 1947, तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो इनमें सुमेलित नहीं है ऑप्शन बी, पिट्स इंडिया एक्ट 1803 में नहीं, 1784 में आया था। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस किस वर्ष बनाई गई, ठीक है। तो दोस्तों ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाई गई थी 1920 में, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। अगर आपसे डेट सहित पूछा जाए तो 31 अक्टूबर 1920 को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाई गई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। लाख बख्श का अर्थ होता है दोस्तों कि लाखों में दान देने वाला, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। और गुलाम वंश का संस्थापक भी यही था, ठीक है। क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान और गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो ये था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था दोस्तों, ये मोहम्मद गौरी का क्या था, गुलाम था, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है आपसे, ठीक है, कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, तो वो मोहम्मद गौरी का क्या था, गुलाम था, ठीक है। और जब 1206 में मोहम्मद गौरी की हत्या हो गई, ठीक है, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को क्या कर दिया, दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया था, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको यहाँ पे याद रखना है। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी, 1206 में। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये सारे फैक्ट यहाँ पे आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन एक सुमेलित नहीं है, ठीक है। राउरकेला लौह इस्पात, ठीक है, ये कहाँ है, आपके उड़ीसा में, तो ये क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। वर्णपुर लौह इस्पात जो संयंत्र है दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल में, तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। विजयनगर जो लौह इस्पात संयंत्र है, ये कहाँ है, आपके कर्नाटक में, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। डोलबी है दोस्तों जो, वो झारखंड में नहीं है, ये बिल्कुल सरासर गलत है, ठीक है। जो डोलबी है ये है आपके महाराष्ट्र में, ठीक है। तो यहाँ पे इनमें से सुमेलित नहीं है हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। डोलबी कहाँ है, महाराष्ट्र में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब मान्यता दी गई थी, ठीक है। तो दोस्तों संविधान सभा के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता दी गई थी 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है, इसको संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को मान्यता दी गई थी, ठीक है। अगर हम अदर ऑप्शनों की बात करें, ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान के द्वारा राष्ट्रीय गान को मान्यता दी गई थी, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को जो राष्ट्रीय प्रतीक है, इसको मान्यता दी गई थी संविधान के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने। क्वेश्चन बन सकता है कि 26 जनवरी 1950 को मान्यता दी गई थी, ठीक है, तो जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसे मान्यता दी गई थी। या इस तरीके से भी पूछा जाता है कि राष्ट्रगान को कब, संविधान के द्वारा राष्ट्रगान को कब मान्यता दी गई थी, तो 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया था, ठीक है।
तो दोस्तों 1993 में 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और जो हमारी 11वीं अनुसूची है ये पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। तो 11वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया? 1993 में जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, ठीक है। और 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो पंचायती राज व्यवस्था से, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य? सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मिस टाइप हो गया, यहाँ पे होना था बुरा, ठीक है। किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य, ठीक है, बुरा नागरिक बुरा राज्य? तो दोस्तों ये स्टेटमेंट दी थी प्लेटो ने, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। प्लेटो ने कहा था कि अच्छा नागरिक अच्छा राजा बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राजा, ठीक है। अब प्लेटो से दोस्तों एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि आदर्शवाद का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो आदर्शवाद का जनक भी प्लेटो को ही कहा जाता है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है कि रिपब्लिक किसकी पुस्तक है? तो रिपब्लिक भी दोस्तों प्लेटो की पुस्तक है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजभाषा का प्रावधान संविधान के किस भाग में है, ठीक है। तो दोस्तों संविधान के भाग 17 में है राजभाषा का प्रावधान। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। अगर हम अदर ऑप्शनों की बात करें तो भाग 9 में दोस्तों पंचायतों का प्रावधान है और भाग 9 को में, ठीक है, किसका प्रावधान है? नगर पालिकाओं का प्रावधान है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ दोस्तों लेखक दिए गए हैं राइटर और दूसरी तरफ उनकी पुस्तकें दी गई हैं, ठीक है। राजा राम मोहन राय वेदांग गाथा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। जो राजा राम मोहन राय हैं दोस्तों इनकी पुस्तक है वेदांग गाथा, ठीक है। और ये प्रकाशित हुई थी 1815 में, ठीक है। ऑप्शन बी है हमारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनकी पुस्तक बाबू विवाह, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, हिंदू धर्म की रक्षा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? बिल्कुल गलत है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक हिंदू धर्म की रक्षा ये इनकी पुस्तक नहीं है, ठीक है। हिंदू धर्म की रक्षा ये पुस्तक है दोस्तों राजा राम मोहन राय की, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, भारत की खोज, तो ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। जो भारत की खोज पुस्तक है ये जवाहरलाल नेहरू जी की है और ये प्रकाशित हुई थी 1946 में। इसका प्रकाशन हुआ था 1946 में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन सी, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक हिंदू धर्म की रक्षा। तो जो हिंदू धर्म की रक्षा पुस्तक है दोस्तों ये है राजा राम मोहन राय जी की, ठीक है, ना कि बाल गंगाधर तिलक की। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था, ठीक है। तो संविधान का दोस्तों औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया था M.N. राव ने, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी मानवेंद्र नाथ रॉय। इन्होंने संविधान का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया था, ठीक है। और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव, ठीक है। तो ये दोनों फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। संविधान का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया था M.N. राव ने, मानवेंद्र नाथ रॉय ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, ठीक है। तो दोस्तों मूल संविधान में 395 क्या है? अनुच्छेद हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नतम व अधिकतम लिंगानुपात वाले राज्यों का युग्म क्रमशः कौन सा है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नतम व अधिकतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, हरियाणा और केरल, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा जो राज्य है दोस्तों यहाँ का लिंगानुपात सबसे कम था, ठीक है। और यहाँ का जो लिंगानुपात था दोस्तों प्रति 1000 पुरुषों पे 887 महिलाएं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात था वो था केरल का, ठीक है। यहाँ 1000 महिलाओं पे पुरुषों की संख्या थी 1084, ठीक है, 1084। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी, ठीक है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई हैं। ठीक है, तो दोस्तों राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां ये किस देश से ली गई, ये ली गई हैं जर्मनी से। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और आपातकाल का जो प्रावधान है दोस्तों संविधान के किस भाग में, यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है, तो संविधान के भाग 18 में है आपातकाल का प्रावधान। ठीक है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कहाँ से ली गई हैं, जर्मनी से। आपातकाल का प्रावधान संविधान के किस भाग में है, 18 में। किस अनुच्छेद में ये पूछा जाए अगर आपसे कि आपातकाल का प्रावधान संविधान के किस भाग में है। ठीक है, तो भाग 18 में अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। ठीक है, क्या है, आपातकाल का प्रावधान है। ठीक है, ये फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अनुच्छेद 352 के तहत दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक है, और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, और अगर हम वित्तीय आपातकाल की बात करें तो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है अनुच्छेद 360 के तहत। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन किस वर्ष पारित हुआ। ठीक है, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन किस वर्ष पारित हुआ। ठीक है, तो दोस्तों ये पारित हुआ था 1976 में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, और दोस्तों जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग थे उनके शोषण को रोकने के लिए बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन पारित किया गया था 1976 में। ठीक है, तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिटलर किस वर्ष जर्मनी का शासक बना। ठीक है, तो दोस्तों हिटलर जर्मनी का शासक बना था 1933 में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, 1933 से लेकर 1945 तक हिटलर जर्मनी का शासक रहा। ठीक है, और दोस्तों 1945 में हिटलर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, हिटलर ने दोस्तों आत्महत्या कर ली थी। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको ये बनता है कि जर्मनी का वह कौन सा शासक था जिसने आत्महत्या की थी। ठीक है, तो हिटलर ने दोस्तों 30 अप्रैल 1945 को क्या कर दी थी, अपने आप को गोली मार के आत्महत्या कर दी थी। ठीक है, तो जर्मनी का एक शासक दोस्तों जिसने आत्महत्या की थी वो था हिटलर। ठीक है, जर्मनी का तानाशाह शासक किसे कहा जाता है, ये भी कहा जाता था हिटलर को। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े स्थान दिए गए हैं एक तरफ, और एक तरफ उनका खोज के वर्ष दिए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो हड़प्पा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी 1921 में, हड़प्पा की खोज की गई थी। ठीक है, कालीबंगा की जो खोज की गई थी वो 1953 में की गई थी। ठीक है, वनमाली की खोज की गई थी दोस्तों 1974 में, और आलिमगीरपुर की खोज की गई थी 1958 में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये जो मैंने यहाँ पर आपको मिला के दिया है। हड़प्पा की खोज की गई थी 1921 में, कालीबंगा की खोज की गई थी 1953 में, वनमाली की 1974 में, और आलिमगीरपुर की 1958 में। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।